गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हम चैप्टर 7 कर रहे थे बेटा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे थे मीटिंग्स के बारे में। हमने टाइप्स ऑफ मीटिंग्स डिस्कस करी थी, फिर हमने सेक्शन 101 डिस्कस किया था नोटिस ऑफ मीटिंग, और सेक्शन 102 डिस्कस किया था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में सेक्शन 103 एंड 104। सिंपल से दो सेक्शन से बेटा, ध्यान से देखना है। सेक्शन 103 है कोरम फॉर जनरल मीटिंग। अब बेटा ये जो वर्ड है कोरम, इसका क्या मीनिंग है ये देखो। मीनिंग ऑफ कोरम, कोरम मीन्स मिनिमम number of members who must be present in order to constitute a valid meeting। क्या मतलब हुआ सर? बेटा कोरम का मतलब होता है कम से कम, एट लीस्ट, मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने ही चाहिए ताकि एक वैलिड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट हो पाए। तो याद रखना, अगर कम से कम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है ना, तो वो मीटिंग एक वैलिड मीटिंग मानी नहीं जाएगी। तो कोरम का मतलब होता है कम से कम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने ही चाहिए, कम से कम, एटलीस्ट कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने ही चाहिए इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। तो बेटा कोरम क्या कहता है मेरे को, सेक्शन 103 में बनाओ मेरे साथ एक छोटा सा चार्ट बनाओ बेटा। बेटा जो कोरम है ना, वो पब्लिक कंपनी के लिए अलग है और प्राइवेट कंपनी के लिए अलग है। तो जो कोरम है वो पब्लिक कंपनी के लिए अलग है बेटा, और कोरम प्राइवेट कंपनी के लिए अलग है। ठीक है बेटा, पब्लिक कंपनी में ना 3 केसेस हैं। पब्लिक कंपनी में 3 केसेस हैं। पहला केस है, अगर पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स टोटल, पब्लिक कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर अप टू 1000 है, ठीक है। दूसरा केस मोर देन 1000 है बट अप टू 5000 है, और अगर मोर देन 5000 है, ठीक है। ये बना लो बेटा, ठीक है बेटा। एक बात याद रखना, अगर पब्लिक कंपनी में ना टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 1000 है, तो बेटा 5 इज द कोरम। 5 इज द कोरम। 5 इज द कोरम का क्या मतलब हुआ? कम से कम 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने ही चाहिए बेटा इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। अगर 5 से कम मेंबर्स है ना, 5 से कम मेंबर्स है, तो वो मीटिंग एक वैलिड मीटिंग मानी नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगर पब्लिक कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 1000 है, तो मिनिमम 5 मेंबर्स आपको चाहिए इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। अच्छा, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 1000 है, अप टू 5000, तो कोरम है बेटा 15, मतलब कम से कम 15 मेंबर्स आपको चाहिए इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग।
और अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 5000 से ज्यादा है तो कोरम है बेटा 30। आपको कम से कम 30 मेंबर्स चाहिए इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। ठीक है। और रही बात बेटा प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में तो सिंपल है 2, मतलब 2 मेंबर्स आपको चाहिए इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग प्राइवेट कंपनी के केस। ठीक है बेटा, ये आपका कोरम है। कम से कम इतने मेंबर्स आपको चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। हाउएवर बेटा इसमें एक बात है, उसमें उन्होंने कहा है कि हाउएवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन may provide for a larger number of members as quorum। यानी बेटा इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू अगर कंपनी चाहे तो कोरम को बढ़ाया जा सकता है, बट कोरम को बेटा घटाया नहीं जा सकता है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन may provide फॉर अ लार्जर कोरम, मतलब बेटा कोरम को बढ़ा तो सकते हो आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, बट कोरम को घटा नहीं सकते हो। इससे कम नहीं हो सकता बेटा कोरम, 5, 15, 30 से 2 से कम नहीं हो सकता। आप बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहो तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, बट कम नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। पढ़े, एक रीडिंग मारते हैं, फिर कर लिया सबने। अच्छा देखो बेटा पब्लिक कंपनी के केस में कोरम क्या होगा, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में 1000 तक है तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5 मेंबर्स कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए बेटा, कम से कम 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी में मोर देन 1000 बट अप टू 5000 मेंबर्स हैं तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, और अगर 5000 से ज्यादा हैं तो बेटा 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। हाउएवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड फॉर अ लार्जर कोरम, बेटा कोरम को बढ़ाया जा सकता है 5, 15, 30 से कम नहीं करा जा सकता है। ये तो हो गया पब्लिक कंपनी का। एंड व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी में बेटा 2 मेंबर्स का कोरम होगा, कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। हाउएवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू आप कोरम को बढ़ा सकते हो, बट कोरम को घटा नहीं सकते बेटा। बढ़ा सकते हो आप कोरम को, घटा नहीं सकते आप। यहां तक समझ आया बेटा? अब मेरी बात ना सुनना, कुछ अलग बातें हैं बेटा, समझ आया? अब अगली बात आती है बेटा, व्हाट इफ किसी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है, किसी जनरल मीटिंग में बेटा कोरम प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर मैं आपको एक चार्ट बनवा रहा हूं, जरा सुनना बेटा। मेरे को एक बार बताओ बेटा, टाइप्स ऑफ बेटा जनरल मीटिंग कितनी थी? हमने पढ़ा था जनरल मीटिंग बेटा 2 तरह की थी, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एक है आपकी एजीएम और एक है आपकी ईजीएम। एक बार बताओ बेटा, मैंने आपको बताया था ये जो एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग बेटा, इसे बुलाता कौन है? दिस मीटिंग इज कॉल्ड बाय, कौन बुलाता है इस मीटिंग को बेटा? बेटा दिस मीटिंग इज कॉल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज
जनरल मीटिंग को बुलाते हैं। जबकि बेटा ईजीएम में मैंने आपको बताया था कि ईजीएम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं अंडर सेक्शन 100, ठीक है। और ईजीएम को बेटा मेंबर्स भी चाहें तो बुला सकते हैं। एजीएम बेटा मेंबर्स नहीं बुला सकते, ईजीएम बोर्ड भी बुला सकता है और मेंबर्स भी बुला सकते हैं, ठीक है। पहले मैं बेटा इसकी बात करूंगा। इफ ईजीएम इज कॉल्ड बाय मेंबर्स, पहले इसकी बात करता हूं, बाकी दो की बाद में बात करूंगा। पहले मैं बात कर रहा हूं इफ ईजीएम इज कॉल्ड बाय मेंबर्स, मेंबर्स ने बुलाई है बेटा ईजीएम और कोरम प्रेजेंट नहीं है, कोरम इज नॉट प्रेजेंट। बेटा किसने बुलाई है ईजीएम? मेंबर्स ने। अब सोचो, एक लॉजिकल बात सोचो बेटा, ईजीएम बुलाई किसने? मेंबर्स ने, और मेंबर्स खुद ही आए ही नहीं बेटा मीटिंग में, मतलब कोरम इज नॉट प्रेजेंट। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग आर नॉट प्रेजेंट। बेटा मेंबर ने बुलाई और मेंबर ही नहीं आए, तो उन्होंने कहा दिस मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड, ये मीटिंग कैंसल हो जाएगी बेटा, एडजर्न नहीं होगी। बात समझना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैंसलेशन एंड एडजर्नमेंट। बेटा कैंसलेशन मतलब होगी ही नहीं, एडजर्नमेंट मतलब होगी बट पोस्टपोन होगी, मतलब अगले हफ्ते समवेयर होगी। तो मैंने क्या कहा, ईजीएम बुलाई किसने? मेंबर्स ने, और मेंबर्स खुद ही नहीं आए मीटिंग में बेटा, तो उन्होंने कहा मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड, कैंसिल हो जाएगी बेटा मीटिंग। भाई आपने बुलाई, आप ही नहीं आए, तो मीटिंग तो कैंसिल हो गई। मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड, ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसे। मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। सब बताओ, बात समझ आई? अब सुनना बेटा ध्यान से। बेटा अब अगर हम इसकी बात करें, इन दो केसेस की, जहां पर मीटिंग को किसने बुलाया है बेटा? बोर्ड ने, बोर्ड ने मीटिंग को बुलाया एंड कोरम इज नॉट प्रेजेंट, कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ बेटा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग आर नॉट प्रेजेंट। तो उन्होंने कहा इस केस में मीटिंग क्या होगी बेटा? कैंसल नहीं होगी, एडजर्न होगी। मीटिंग कैंसल नहीं होगी बेटा, मीटिंग एडजर्न होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजर्न बेटा? पोस्टपोन होगी मीटिंग। मीटिंग क्या होगी? पोस्टपोन। कैंसल नहीं होगी, मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी। मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बेटा यहां पर आती है कि पोस्टपोन कौन सी तारीख को होगी, कितने बजे होगी, जगह क्या होगी? तो उन्होंने कहा डे मतलब किस दिन होगी, समय यानी कितने बजे होगी, और प्लेस यानी कहां होगी, ठीक है। वो कौन डिसाइड करेगा बेटा? बोर्ड डिसाइड करेगा, एज डिसाइडेड बाय बोर्ड। तो जो भी बोर्ड कहेगा बेटा वो मान लेंगे। जो भी दिन, जो भी समय, जो भी जगह बोर्ड डिसाइड करेगा, वहां पर एडजर्न्ड मीटिंग होगी, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ बेटा बोर्ड ने कुछ नहीं कहा? इफ नथिंग डिसाइडेड बाय बोर्ड, अगर बोर्ड ने कोई चीज कही ही नहीं बेटा, इफ नथिंग डिसाइडेड बाय बोर्ड, अगर बोर्ड ने कोई भी फैसला नहीं लिया तो बेटा, तो उन्होंने कहा
कि अगर बोर्ड कुछ नहीं कहता ना, अगर बोर्ड कुछ नहीं कहता तो दिन क्या होगा, समय क्या होगा, जगह क्या होगी, वो सेम रहेगी। सेम रहेगी मतलब अगर दिन से फॉर एग्जांपल थर्सडे डिसाइड हुआ था तो मीटिंग थर्सडे को ही होगी। अगर मीटिंग का टाइम 11 बजे सुबह का था तो 11 बजे ही होगी। अगर प्लेस देहरादून में फिक्स करी गई थी तो देहरादून में ही होगी। लेकिन नेक्स्ट वीक, इन नेक्स्ट वीक तो मीटिंग अगले हफ्ते होगी, उसी दिन, उसी समय, उसी जगह। तो मीटिंग कब होगी बेटा? अगले हफ्ते, उसी दिन, उसी समय, उसी जगह। सब बताओ बेटा, ये बात समझ आई है सबको? कॉपी कर लो, ठीक है। अब बेटा उन्होंने कहा एडजर्न्ड मीटिंग का नोटिस भी तो देना पड़ेगा ना बेटा। हर जनरल मीटिंग का नोटिस तो देना पड़ेगा। मेंबर्स को कैसे पता चलेगा कि मीटिंग कब है, कितने बजे है, कहां पर है? मेंबर्स को कैसे पता चलेगा? तो नोटिस तो देना पड़ेगा। अब नोटिस देने के लिए सेक्शन 101 था जो कहता था 21 दिन 21 डेज का क्लियर नोटिस देना है। यहां पर बेटा 21 डेज तो है नहीं, अगले हफ्ते मीटिंग होनी है बेटा। तो नोटिस का टाइम पीरियड रखा गया है 3 डेज नोटिस। 3 दिन का नोटिस दे देना, कम से कम 3 डेज का नोटिस दे देना। आपको नोटिस देना है 3 दिन पहले कम से कम, ठीक है। अच्छा, नोटिस कैसे देना है सर? बेटा आप नोटिस 2 तरीकों से दे सकते हो। या तो आप नोटिस दे दो इंडिविजुअली हर मेंबर को, जो कि बेटा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। या फिर आप चाहो तो पब्लिक नोटिस भी दे सकते हो। और पब्लिक नोटिस कहां पर दिया जाता है बेटा? न्यूज़पेपर में। पब्लिक नोटिस कहां पर दिया जाता है? न्यूज़पेपर में दिया जाएगा। कितने न्यूज़पेपर में? 2 न्यूज़पेपर्स में बेटा। कौन से 2 हैं आपको पता है? इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर। कॉपी कर लो बच्चे। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अब पता है उन्होंने लास्ट बात जो कही, लास्ट बात वो क्या कही कि अगर बाय चांस एडजर्न्ड जनरल मीटिंग में भी, एडजर्न्ड जनरल मीटिंग में भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है, कोरम इज नॉट प्रेजेंट। अगर एडजर्न्ड मीटिंग में भी कोरम नहीं होता है तो दोबारा एडजर्न हो जाएगी बेटा? नहीं। अगर एडजर्न्ड मीटिंग में भी कोरम नहीं होता है तो उस केस में उन्होंने कहा फिर जितने मेंबर्स आए हैं ना उसी को कोरम मान लिया जाएगा। मतलब मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। जितने मेंबर मीटिंग में आए हैं वही कोरम होगा। मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग शैल बी द कोरम। शैल बी द कोरम। तो जितने मेंबर्स मीटिंग में आए हैं उसी को कोरम मान लिया जाएगा बेटा। एडजर्न मीटिंग दोबारा एडजर्न नहीं होगी। और बेटा एक बात मैं आपको और बता दूं, आधा घंटा दिया जाता है बेटा। मतलब मीटिंग का टाइम सपोज 11 बजे रखा गया है, ठीक है। तो बेटा मेंबर्स हो सकता है कोई ट्रैफिक में फंस जाए, किसी को एकदम इमरजेंसी कोई आ जाए, तो आधे घंटे का लेट आने का समय दिया गया है। मतलब जो भी फैसला लिया जाएगा ना कि मीटिंग को कैंसिल करना है, मीटिंग को एडजर्न करना है, आधा घंटा इंतज़ार किया जाएगा।
तो आपकी अगर 11 बजे का मीटिंग का टाइम है तो ऐसा नहीं है कि 11:01 पे कोरम नहीं हुआ तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी या एडजर्न हो जाएगी। नहीं बेटा, मेंबर्स को थोड़ा सा लेट आने का आपको समय देना पड़ेगा, आधे घंटे का दिया गया है बेटा। तो अगर 11:30 बजे तक मेंबर कोरम नहीं प्रेजेंट होता है तो ही मीटिंग कैंसिल होती है या एडजर्न होती है। आधा घंटा इंतजार करने के बाद हाफ एन आवर दिया जाता है बेटा मेंबर्स को आने के लिए। पूरा केस समझ आया बेटा? सिंपल सा टॉपिक था। पढ़ें, अब रीडिंग करें। देखो, उन्होंने कहा इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम टाइम फिक्स्ड फॉर होल्डिंग द जनरल मीटिंग, तो मैंने कहा अगर टाइम फिक्स्ड फॉर होल्डिंग द जनरल मीटिंग से 11 बजे का है और आधे घंटे तक मतलब 11:30 बजे तक कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो ही बेटा मीटिंग को कैंसिल किया जाता है या एडजर्न किया जाता है। तो अब बताओ मेरे को, EGM was called by requisitionist। बेटा requisitionist मतलब मेंबर्स। तो अगर बेटा EGM किसने बुलाई है? मेंबर्स ने, और मेंबर्स खुद ही नहीं आए तो मीटिंग क्या हो जाएगी बेटा? कैंसिल हो जाएगी आधा घंटा वेट करने के बाद। ठीक है। और एनी अदर केस, बेटा इस एनी अदर केस में दो केस आ जाएंगे। कौन कौन से दो बताओ मेरे को? AGM का और कौन सा? EGM का विच इज कॉल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। AGM तो वैसे भी बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बुलाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा है द मीटिंग शैल एडजर्न। तो इस केस में बेटा मीटिंग क्या होगी? कैंसिल नहीं होगी, पोस्टपोन होगी। मीटिंग पोस्टपोन होगी टू सच डे टाइम एंड प्लेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। तो जो दिन, जो समय, जो जगह बोर्ड डिसाइड करेगा उसी दिन को एडजर्न्ड मीटिंग होगी। अगर बेटा बोर्ड ने कुछ डिसाइड नहीं करा तो उस केस में मीटिंग शैल एडजर्न टू सेम डे, मतलब थर्सडे ही होगा, 11 बजे ही, देहरादून में ही, इन नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते उसी दिन, उसी समय, उसी जगह। बेटा कितने दिन का नोटिस देना है? 3 डेज का नोटिस देना है एडजर्न्ड मीटिंग का। या तो इंडिविजुअली दे सकते हो या पब्लिक नोटिस दे सकते हो न्यूज़पेपर में। एक इंग्लिश का होना चाहिए, एक वर्नैकुलर लैंग्वेज का होना चाहिए। ठीक है। और फिर लास्ट बात उन्होंने कही है अगर एडजर्न्ड मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता है आधे घंटे तक तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। तो उस केस में जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसी को कोरम मान लिया जाएगा। समझ आया बेटा? सिंपल सा सेक्शन था 103। पक्का? चल आ जाओ बेटा सेक्शन 104, चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। बेटा जैसे मैं आपको एक छोटी सी अगर एक बात बताऊं, जैसे बेटा पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट है बेटा। बेटा पार्लियामेंट में सारे मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है, पार्लियामेंट में जो मीटिंग होती है ऑफ एमपीस, है ना, मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है बेटा, उस मीटिंग को कंडक्ट कौन करवाता है बेटा? जो स्पीकर होता है बेटा। ये स्पीकर का काम होता है टू एंश्योर कि जो मीटिंग कंडक्ट करी जा रही है उसको मैनेज करे, मीटिंग में डेकोरम मेंटेन करे, मीटिंग खत्म होने के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर करे। पक्का? तो ये किसका काम है बेटा? ये स्पीकर का काम है। स्पीकर का काम है कि वो सब एमपीज, एमएलएज वगैरह को मैनेज करे। ठीक है। मीटिंग में डेकोरम मेंटेन करे।
ठीक है। मीटिंग खत्म होने के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर करे, ये किसका काम है बेटा? ये स्पीकर का काम है। सेम वैसे ही बेटा जनरल मीटिंग के केस में ना, जनरल मीटिंग के केस में बेटा चेयरमैन होता है। अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में पूछूं कि चेयरमैन को अपॉइंट करने का पर्पस क्या है बेटा, तो बेटा ये चेयरमैन का काम होगा ये देखना कि मीटिंग मैनेज्ड रहे, डेकोरम मेंटेन्ड रहे और मिनट्स ऑफ मीटिंग को एग्जीक्यूट करा जाए। ये किसका काम होगा? चेयरमैन का काम होगा। तो अब पढ़ते हैं बेटा, इलेक्शन बाय शो ऑफ हैंड्स, सेक्शन 104 क्लॉज 1, unless the articles of association otherwise provide, members personally present at the meeting shall elect one of themselves to the chairman thereof on a show of hands। तो बेटा होता क्या है, जैसे इमेजिन करो किसी मीटिंग में 10 मेंबर आए, 10 मेंबर, तो बेटा वो 10 मेंबर क्या करेंगे? अपने में से ही बेटा एक मेंबर को चुन लेंगे उस मीटिंग का चेयरमैन। तो 10 मेंबर आए, 10 मेंबर अपने में से ही एक मेंबर को चुन लेंगे एज मीटिंग का चेयरमैन। तो द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग, कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट थे बेटा? 10। शैल इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स, तो वो 10 आपस में अपने में से एक को चुन लेंगे एज अ चेयरमैन। कैसे बेटा? चुनने का तरीका क्या होगा? ऑन अ शो ऑफ हैंड्स। बेटा ये शो ऑफ हैंड्स क्या होता है? हैंड रेस करना बेटा, हैंड रेस करना। तो जिसके फेवर में, जिस मेंबर के फेवर में सबसे ज्यादा हैंड्स रेस हुए ना बेटा, वो मीटिंग का क्या बन जाएगा? वो मीटिंग का चेयरमैन बन जाएगा। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? तो शो ऑफ हैंड्स मतलब हैंड्स रेस करना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? जितने मेंबर मीटिंग में आए हैं वो अपने में से ही एक को चुन लेंगे एज अ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। कैसे चुनेंगे? हाथ रेस करके, शो ऑफ हैंड्स के थ्रू, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है? पोल फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, सेक्शन 104 क्लॉज 2। इफ अ poll is demanded on the election of the chairman, it shall be taken forthwith in accordance with the provisions of this act, and the chairman elected on a show of hands under subsection 1 shall continue to be the chairman of the meeting until some other person is elected as a chairman as a result of the poll, and such other person shall be the chairman for the rest of the meeting। अब बेटा हुआ क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज बेटा एक मीटिंग में 10 मेंबर प्रेजेंट थे बेटा, एक मीटिंग में 10 मेंबर प्रेजेंट थे। कितने मेंबर्स प्रेजेंट है बेटा? 10। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, टोटल 10 मेंबर्स बेटा मीटिंग में प्रेजेंट थे। अब उन्होंने क्या करा? अपने में से एक को इलेक्ट कर दिया एज अ चेयरमैन। कैसे? शो ऑफ हैंड्स के थ्रू। तो सपोज ए बेटा, ये जो ए है, इसको उन्होंने इलेक्ट कर दिया एज अ चेयरमैन। कैसे बेटा इलेक्ट किया है चेयरमैन? बाय शो ऑफ हैंड्स, हाथ रेस करके। बाय शो ऑफ हैंड्स। तो कौन बन गया बेटा मीटिंग का चेयरमैन? ए बन गया। लेकिन बेटा ये जो तरीका था ना चेयरमैन को इलेक्ट करने का शो ऑफ हैंड्स के थ्रू,
ये तरीका ना बहुतों को समझ नहीं आया। समझ नहीं आया का क्या मतलब, वो अग्री नहीं करते। वो कहते ना ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप शो ऑफ हैंड्स के थ्रू आप चेयरमैन इलेक्ट कर रहे हो, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। हम पोल कराना चाहते हैं, पोल, ठीक है। तो अब बेटा क्या होगा, पोल होगा। पोल मतलब जैसे आप नॉर्मली बेटा वोट्स अपने कास्ट करते हो इलेक्शंस के टाइम पे, वैसे ही यहाँ पर भी आपको वोट अपना कास्ट करना है चेयरमैन के फेवर में, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, अब वो चाहते हैं कि पोल कंडक्ट हो, और बेटा पोल में पता है क्या हुआ, पोल में बेटा ये जे बना चेयरमैन, तो ये बना बेटा चेयरमैन बाय पोल, चेयरमैन बाय पोल। तो बेटा शो ऑफ हैंड्स के थ्रू चेयरमैन कौन बना था, ए, लेकिन मेंबर्स ने जब पोल करवाया तो बेटा उसमें चेयरमैन कौन बना, जे। बात समझ आई। तो उन्होंने कहा कि अब ये तो 2 चेयरमैन हो गए, और एक मीटिंग के बेटा 2 चेयरमैन तो नहीं हो सकते ना, एक ही चेयरमैन होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ना ये जो चेयरमैन है ना, इसे हटना पड़ेगा। ये वर्ड उन्होंने यूज नहीं करा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इस चेयरमैन को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, और उसकी जगह पे ये वाला चेयरमैन क्या हो जाएगा बेटा, अपॉइंट हो जाएगा। ये चेयरमैन क्या हो जाएगा, अपॉइंट हो जाएगा। तो ए को रिजाइन करना पड़ेगा और उसकी जगह बेटा जे अपॉइंट हो जाएगा। मतलब एक बात समझो, ये जो ए है ना, जो चेयरमैन इलेक्ट हुआ था बाय शो ऑफ हैंड्स, उसे अपनी पोजीशन को वकेट करना पड़ेगा बेटा as soon as a new chairman is appointed by poll। तो जो चेयरमैन अपॉइंट हुआ है बाय शो ऑफ हैंड्स, उसे बेटा अपनी कुर्सी को खाली करना पड़ेगा, उसे अपने ऑफिस को वकेट करना पड़ेगा as soon as a new chairman is elected by poll। पॉइंट बताओ बेटा, समझ आया? कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लीजिए, समझ आया? चलो, तो अब उन्होंने बेटा आगे बताई हैं पावर्स ऑफ चेयरमैन। तो मैंने ये आपको पहले ही बता चुका हूं, चेयरमैन इज द पर्सन हु मैनेजेस द मीटिंग। बेटा चेयरमैन का ही काम है कि वो मीटिंग्स को क्या करे, मैनेज करे, एंड एंश्योर दैट रिक्वायर्ड डेकोरम इज मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स। बेटा ये चेयरमैन का ही काम है ये देखना कि डेकोरम मेंटेन हो रहा है या नहीं, टिल द मीटिंग इज कंक्लूडेड, एंड पोस्ट दैट एग्जीक्यूट्स द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और बेटा मीटिंग खत्म होने के बाद वो मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर करेगा। The chairman has prima facie authority to decide all questions which arise at the meeting and which require decision at the time। तो बेटा कौन कौन से questions, कौन कौन से मुद्दों पे बेटा चर्चा होनी है, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा, चेयरमैन डिसाइड करेगा। In order to fulfill his duty he must observe strict impartiality। बेटा उन्होंने साफ साफ कहा है ये जो चेयरमैन होना चाहिए ना, ये इम्पार्शियल होना चाहिए। ही शुड नॉट बी बायस्ड, नॉट बी बायस्ड, इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक बड़ी बेटा इंपॉर्टेंट बात आती है, राइट टू कास्ट, कास्टिंग वोट। ये देखो, द चेयरमैन हैज अ कास्टिंग वोट इन बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग
if specifically empowered by articles of association. मैं भी आपको समझाता हूं. A casting vote means that in the event of equality of votes, the chairman of a meeting shall have a right to cast a second vote. तो बेटा एक बात समझो, इमेजिन करो 10 मेंबर थे. इन 10 मेंबर्स ने बेटा किसी रेजोल्यूशन पे अपने वोट्स कास्ट करे बेटा. और पता कैसे करें बेटा वोट्स कास्ट? 10 में से फेवर के बेटा, उस रेजोल्यूशन के फेवर के 5 वोट्स हैं और उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट के भी 5 वोट्स हैं. तो हो गए 10 वोट. तो इसका मतलब 5 लोगों ने फेवर में वोट किया है और 5 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया है. पॉइंट बताओ क्लियर? तो बेटा ये तो इक्वालिटी हो गया बेटा वोट्स का. इक्वल वोट्स पड़े, फेवर के भी अगेंस्ट के भी. और आपको पता है बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कम से कम बेटा मेजॉरिटी तो चाहिए, मतलब मोर देन 50%. तो यहां पर तो 5 फेवर के हैं, 5 अगेंस्ट के हैं, तो मेजॉरिटी तो बनी ही नहीं. तो उन्होंने कहा चेयरमैन के पास ये राइट होता है कि वो एक सेकंड वोट भी कास्ट कर सकता है इक्वालिटी ऑफ वोट्स के केस में. मतलब अगर वोट्स इक्वल पड़ते हैं तो उस केस में उसके पास राइट है कि वो एक सेकंड वोट कास्ट कर सकता है. बेटा सेकंड वोट का मतलब क्या हुआ? एक वोट तो ऑलरेडी वो कास्ट कर चुका है एज अ मेंबर, अब वो एक और वो वोट कास्ट कर सकता है एज अ चेयरमैन. तो बेटा बात समझो, एक वोट तो वो ऑलरेडी कास्ट कर चुका है एज अ मेंबर, अब एक वोट वो और कास्ट कर सकता है एज अ चेयरमैन. तो बेटा सपोज उसने फेवर में, चेयरमैन ने फेवर में अपना एक और वोट दे दिया बेटा. तो बेटा फेवर के टोटल कितने हो गए? 6 हो गए. और अगेंस्ट के कितने हैं? 5. तो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? पास हो जाएगा. रेजोल्यूशन विल बी पास्ड. तो बेटा जो चेयरमैन होता है ना वो 2 वोट डाल सकता है. एक तो वो डालता है एज अ मेंबर और एक वोट वो डाल सकता है एज अ चेयरमैन. लेकिन इसमें 2 बातें बेटा याद रखना. पहली बात, वो 2 वोट डाल सकता है. एक तो मेंबर के नाते तो वो डालेगा ही डालेगा, चेयरमैन के नाते वो सिर्फ तब डालेगा अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स है. तो पहली बात, इक्वल वोट्स पड़े होने चाहिए तब वो डालेगा. और दूसरी बात, उसको सेकंड वोट डालने की अथॉरिटी किसने दे रखी हो बेटा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने. तभी वो डाल पाएगा, नहीं तो नहीं. बात समझ आई बेटा? एक बात बताओ, अगर 9 मेंबर होते, सपोज 10 नहीं होते 9 होते, तो इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती बेटा. 5 ने फेवर में दिया, 4 ने अगेंस्ट में दिया, तो क्या चेयरमैन सेकंड वोट डाल सकता है? नहीं डाल सकता बेटा, इक्वालिटी है ही नहीं वोट्स की. तो चेयरमैन सिर्फ तभी डाल सकता है अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स है, नहीं तो नहीं. और दूसरी बात, उसको यह पावर किसने दी हो? आर्टिकल्स ने. बेटा बात समझ आई है सबको? कॉपी कर लो इसे. ठीक है, बस. इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द आर्टिकल्स, अगर बेटा प्रोविजन ऐसा नहीं है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ विच देयर इज इक्वालिटी ऑफ वोट्स इज डीम्ड टू बी ड्रॉप्ड. तो बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा अगर चेयरमैन को यह अथॉरिटी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने नहीं दी है और वोट्स की क्या है? इक्वालिटी है. तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता बेटा. मेजॉरिटी हुई नहीं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पास हो जाएगा? लो बेटा, ये आपका सेक्शन 103 एंड 104. मेरे ख्याल से दोनों सिंपल सेक्शंस थे. क्लियर हुए बेटा सबको? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. टिल देन थैंक यू.